Hello dear friends, today we are going to discuss sixth part of organoमेटलिक केमिस्ट्री और इस यूनिट के हम लास्ट पार्ट में हैं। होप अभी तक की बातें आपको समझ आई होगी और ये लास्ट पार्ट में आपका पूरा सिलेबस कवर करेगा और हम यहाँ पर ये नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ कार्बोनिल लिगेंड। सीओ लिगेंड का एमओ डायग्राम ये क्वेश्चन पूछा जाता है और इसको ध्यान से समझेंगे। एमओडी डायग्राम आपने बचपन में भी सीखा है, क्लास 11 में भी सीख लेते हैं एमओडी डायग्राम बनाना। तो एमओ डायग्राम बनाने के लिए आपको क्या करना होता है कि दोनों तरफ सबसे पहले तो एक दो पैरेलल लाइंस खींचते हैं। पैरेलल लाइंस खींचने के बाद एक तरफ इस तरफ एटॉमिक ऑर्बिटल को शो करते हैं और इस तरफ बीच में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को शो करते हैं। तो आप ध्यान से देखोगे कि आपने कार्बन और ऑक्सीजन के लिए बनाना है तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है 1:2 और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है तो 1:2 तो 1:2 और 4 वो तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया है आपने। अब हम यहाँ पर बनाते हैं इनके ऑर्बिटल्स को। तो सबसे पहले हमने कार्बन के 1s ऑर्बिटल 2s ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल को दिखाया है और यहाँ पर ऑक्सीजन के 1s 2s और 2p ऑर्बिटल को दिखाया है। आप इस बात को ध्यान से समझना कि मैंने ऑक्सीजन के ऑर्बिटल को थोड़ा थोड़ा कार्बन के ऑर्बिटल से नीचे लेवल पे बनाया है क्योंकि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है उसकी जो एनर्जीज होती है वो थोड़ी कम होती है क्योंकि इस तरफ हम एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्या होता है कि एमओडी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसमें कुछ ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है कुछ की ज्यादा होती है। जिनकी कम होती है उन्हें बॉन्डिंग कहते हैं, जिनकी ज्यादा होती है उन्हें एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स कहते हैं। तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं बने हुए यहाँ पे। ये इन दोनों ने ओवरलैपिंग करी, मिक्सिंग करी और मिक्स करके ओवरलैप करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म किए 1s स्टार 2s स्टार क्योंकि एटॉमिक नंबर 6 और 8 टोटल इलेक्ट्रॉन जो है वो 14 इलेक्ट्रॉन है और 14 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से आपके पास जब 14 होते हैं तो p वाले ऑर्बिटल 6 पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो नए भी 6 बनेंगे। कुछ की एनर्जी कम कुछ की ज्यादा। जिनकी कम उन्हें बॉन्डिंग कहते हैं, जिनकी ज्यादा होती है उन्हें एंटी बॉन्डिंग कहते हैं। तो दो नीचे एक ऊपर बनाते हैं। अगर ये नंबर 14 से ज्यादा होता तो एक नीचे और दो ऊपर बनाते हैं। तो फिलहाल इस तरीके से ऑर्बिटल बनते हैं। अब हमें टोटल इलेक्ट्रॉन 2 4 6 और यहाँ पर से 7 8 9 10 11 12 13 14 14 इलेक्ट्रॉन है तो हम 14 इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे और ऑफ बाउ के अकॉर्डिंग लोअर एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल पर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग की जाती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तो 14 तक भर चुके हैं बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में। और फिर हम कैलकुलेट करते हैं बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते समय नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग ऑर्बिटल नीचे वाले जितने भी हैं वो बॉन्डिंग है, जो ऊपर वाले हैं वो एंटी बॉन्डिंग है जिन्हें हमने सिग्मा स्टार या पाई स्टार से डिनोट किया है। और सॉल्व करेंगे तो बॉन्डिंग के में आते हैं 2 4 और 6 ये 10 इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग ये स्टार वाले तारे वाले जितने ये 4 इलेक्ट्रॉन है वो आपके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में है। तो 6 10 माइनस 4 अपॉन 2 इक्वल टू 6 अपॉन 2 इक्वल टू 3। तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर आया है 3, इसका मतलब ट्रिपल बॉन्ड। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, 3 बॉन्ड होते हैं। अब आप यहाँ पर एक बात को ध्यान से समझेंगे, एमओ डायग्राम जनरली हमने आज तक इतना ही सीखा है क्लास 11 में भी, लेकिन इस सीओ की खासियत होती है कि यहाँ पर जो ये वाला जो ऑर्बिटल होता है 2s वाला, जब हम इसकी एनर्जी एक्चुअली मेजर करते हैं तो इसकी एनर्जी का जो ग्राफ ऑर्बिटल डायग्राम बनता है सिग्मा स्टार 2s वो इनसे भी ज्यादा होता है। तो यहाँ पर जो 2s का ऑर्बिटल होता है वो एक्चुअली यहाँ होता है, यहाँ पर नहीं होता। ये इसका स्पेशल फीचर है। और आप ध्यान से देखोगे तो जो ऊपर की तरफ है उन पर जो ऊपर मतलब एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है जो ऊपर की तरफ है उन पर कंट्रीब्यूशन कार्बन का है और जो नीचे की तरफ है क्योंकि वो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल इनके पास में ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्योंकि एनर्जी लो है तो ये वाले ऑर्बिटल नीचे वाले ऑक्सीजन वालों के पास में तो बॉन्डिंग वालों पर कंट्रीब्यूशन ऑक्सीजन का होता है और एंटी बॉन्डिंग वालों पर कंट्रीब्यूशन कार्बन का होता है। तो यहाँ पर अपर वाले जो एंटी बॉन्डिंग वाले हैं उन पर कंट्रीब्यूशन कार्बन का है, जिस वजह से कार्बन का होने की वजह से आप यहाँ से ध्यान से देखोगे कि सबसे ऊपर जो एनर्जी होती है वो कार्बन के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल की है सिग्मा स्टार 2s की। दैट इज व्हाई केवल कार्बन ही अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, ऑक्सीजन कभी भी अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को मेटल को डोनेट करके बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता है। ये बात मैंने शुरुआत में भी कही थी जब मेटल कार्बोनेट डिस्कस किया था। इसीलिए इसके पास 2 लोन पेयर होने के बावजूद भी आपके पास यहाँ पर ये
बाइडेंटेड लिगेंड की तरह बिहेव नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ मोनोडेंटेड लिगेंड की तरह बिहेव करता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि CO के पास दो लोन पेयर होने के बावजूद भी ये मोनोडेंटेड लिगेंड की तरह बिहेव करता है, क्योंकि इसके एमओ डायग्राम से क्लियर होता है कि कार्बन ही अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, ऑक्सीजन अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं कर पाता। तो इसलिए CO में C ही अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मेटल को देकर के कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है, और ये मोनोडेंटेड लिगेंड की तरह बिहेव करता है, पॉलीडेंटेड या बाइडेंटेड लिगेंड की तरह बिहेव, या सॉरी एम्बीडेंटेड लिगेंड की तरह बिहेव नहीं करता है, और एम्बीडेंटेड लिगेंड की तरह बिहेव नहीं करता। और यही आपका CO का एमओ डायग्राम है। तो इस एनर्जी लेवल को बनाना आप ध्यान से सीख लेंगे, ये तो आपने क्लास 11 से भी सीख के आए हैं, MOT आपने पढ़ा है। और बाकी अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में जाने के लिए हम यहाँ पर आता है आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आता है आपके पास बैक पाइप बॉन्डिंग। हम इस यूनिट के ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। यहाँ पर 2-3 टॉपिक को मैं एक साथ कवर करूंगा, तो ध्यान से सुनना समझना। ये बैक पाइप बॉन्डिंग है एक टॉपिक, इसी से रिलेटेड सिनर्जेटिक इफेक्ट है, इफेक्ट ऑफ बैक पाइप बॉन्डिंग इन CO IR फ्रीक्वेंसी। IR फ्रीक्वेंसी, CO की IR फ्रीक्वेंसी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, यस IR फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, ये IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का पार्ट है, वो कैसे समझेंगे उसे समझते हैं। तो इसे समझने के लिए हम आपको बैक पाइप बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो आपके पास फॉर एग्जांपल आप इसे समझो, मैंने ये वाला स्ट्रक्चर आपको मोनोन्यूक्लियर इसके स्ट्रक्चर को भी एक्सप्लेन किया था, ऑक्सीडेशन नंबर 0 आता है, और Fe आयरन की बात करें तो 26 4s2 3d6 ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, और ऑक्सीडेशन नंबर 0 तो एक भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। तो FeCO के होल 5 का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, तो एक भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। तो इसके अगर हम ऑर्बिटल को फॉर्म करें, तो इसके ऑर्बिटल को बनाएं, तो D में कितने इलेक्ट्रॉन है 6, और S में कितने हैं, D के आपको पता है 5 ऑर्बिटल बनती है, 1 2 3 4 5 और 6। और यहाँ पर अगर हम 4s है तो 4p ऑर्बिटल भी होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन ना हो, आपको पता है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है CO, तो ये पेयरिंग कराता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग कराते हैं। तो ये यहाँ पे ऐड, ये यहाँ पे ऐड, तो ये पेयरिंग करने के बाद ये यहाँ, ये वाला यहाँ पे ऐड, और ये वाले यहाँ आ जाएंगे। तो इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन आ रहा था, CO ने अपने अपने लिगेंड डाले, DsP3 हाइब्रिडाइजेशन आया था, और TBP ज्योमेट्री बनी थी, हमने इसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन भी किया था। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि जब आपके पास FeCO का होल 5 बन भी चुका है, तो उसके बाद भी इसके पास बहुत सारे वैकेंट ऑर्बिटल थे, जहां पर CO ने अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डाले और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाए। ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डाले, दो इलेक्ट्रॉन डाले, और उसके साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाया। जबकि ये वाले जो ऑर्बिटल है इसके खाली नहीं है, उसके पास पहले से भी इलेक्ट्रॉन और सारे पेयर्ड है, जो डायमैग्नेटिक नेचर का भी होता है। तो अब हम यहाँ पे बात करें कि अगर कोई मेटल है, यही सपोज Fe वाला ही है, और यहाँ पर ये CO लिगेंड है, जैसा आपने अभी देखा था, तो CO के पास ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये एमओ डायग्राम से भी समझ में आया था, और इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा थी। इसने अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को Fe मेटल के वैकेंट d ऑर्बिटल में एंटर करा, तो इसने एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया, अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाया। लेकिन हमें समझ आता है कि जब ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना देता है, तो D मेटल के पास d ऑर्बिटल होते हैं, 5 d ऑर्बिटल होते हैं, dxy dyz dzx dx2y2 और dz2। तो यहाँ पर बहुत सारे d ऑर्बिटल है, मैं सबको बनाऊंगा तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, dxy डबल शेप का, dyz dzx। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाएगा, मैं बहुत सिंपल वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर इसके पास बहुत सारे ऑर्बिटल है जो भरे हुए हैं, और उनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और हमें पता है कि MOT के अकॉर्डिंग अगर सिग्मा बॉन्ड है तो सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग होगा, और पाई बॉन्ड है तो 2 पाई है तो पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी होगा, जो कि खाली पड़े हैं। तो पहले तो C ने अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डाले इसकी ऑर्बिटल में और उससे बॉन्ड बनाए, लेकिन अभी भी मेटल के पास बहुत सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जिसकी वजह से अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको वापस करता है। वापस करने का एक रीजन ये है कि इसके पास है, और दूसरा रीजन ये है कि पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग जिनके पास होती है वो अच्छे एक्सेप्टर होते हैं, और वो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचते हैं, और खींचने की वजह से एक स्पेशल टाइप के बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। CO था, इसने अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दी, सिग्मा बॉन्ड बनाया, और इसने वापस कर दी, और वापस करने के बाद एक सिग्मा बॉन्ड था और एक पाई बॉन्ड बनाया, लेकिन मेटल ने वापस करके बनाया, तो ये बैक पाई बॉन्डिंग कहलाता है। और बैक पाई बॉन्डिंग के क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं, इफेक्ट ऑफ बैक पाई बॉन्डिंग अगर हम देखें, जो ये टॉपिक भी है, इफेक्ट ऑफ बैक पाई बॉन्डिंग की अगर हम बात करें, बैक पाई बॉन्डिंग का क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, तो सीखते हैं। तो जैसे जैसे यहाँ पर बैक पाई बॉन्डिंग आता है, तो आप ध्यान से देखोगे कि मेटल और लिगेंड के बीच पहले तो सिंगल बॉन्ड ही होते हैं, मेटल और लिगेंड, मतलब मेटल और लिगेंड के बीच, लेकिन बैक पाई बॉन्डिंग होने की वजह से मेटल और लिगेंड के बीच डबल बॉन्ड आने लग जाते हैं। डबल बॉन्ड आने की वजह से 2 बॉन्ड आ जाते हैं, तो मेटल और लिगेंड के बीच का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है,
और स्ट्रॉन्ग होने लग जाता है तो कॉम्प्लेक्स स्टेबल हो जाता है। एक प्रॉपर्टी तो ये है कि बैक पाइप बॉन्डिंग का इफेक्ट पड़ता है कि कॉम्प्लेक्स स्टेबल हो जाता है, और दूसरा इफेक्ट ये पड़ता है कि बैक पाइप बॉन्डिंग होने से जैसे ही ये बैक पाइप बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंटर करती है तो ये एमओटी का एमओटी से हम समझ सकते हैं जैसे एंटर करती है तो पाई वाले बॉन्ड ब्रेक होने लगते हैं। ब्रेक होने लगते हैं तो यहाँ पर से ये जो ट्रिपल बॉन्ड था वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होने लग जाएगा तो CO की IR फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करती है। बैक पाइप बॉन्डिंग होने से CO की IR फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करने लगती है। अब ये डिक्रीज कैसे करने लगती है? जब आपके पास फ्री CO था तो ट्रिपल बॉन्ड था, ये हमने हेमो डायग्राम से सीखा था कि ट्रिपल बॉन्ड आता है तो तीन बॉन्ड को वाइब्रेट कराना मुश्किल, लेकिन जब बैक पाइप बॉन्डिंग होने से C और O के बीच डबल बॉन्ड बनता है तो डबल बॉन्ड वीक हो जाता है ट्रिपल बॉन्ड के कंपैरिजन में, जिससे वाइब्रेट कराना आसान हो जाता है। और वाइब्रेट कराने के लिए जो आप रेडिएशन प्रोवाइड करते हैं IR रेडिएशन, तो वो आपको कम प्रोवाइड करनी पड़ती है तो IR फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर जाती है। यही रीजन है इफेक्ट ऑफ बैक पाइप बॉन्डिंग का क्या इफेक्ट पड़ता है। और यहाँ पर मैं इनकी कंडीशन बता दूं कि बैक पाइप बॉन्डिंग की कंडीशंस क्या है। तो बैक पाइप बॉन्डिंग की कंडीशन ये है कि मेटल शुड बी इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट, मेटल लो ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए। इस बात का क्या मतलब है कि अगर मेटल हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, मतलब जितने ज्यादा उस पर पॉजिटिव चार्ज होंगे तो उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, और इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो वो डोनेट ही नहीं कर पाएगा। जैसे मैग्नीज के +7 की बात करूं तो मैग्नीज का 25 होगा 4:3D5, तो अगर वो +7 इलेक्ट्रॉन बाहर फेंक देगा तो उसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन वापस नहीं बचेगा जो वो उसे वापस कर सके। तो इसीलिए हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में बैक पाइप बॉन्डिंग नहीं होती, लो ऑक्सीडेशन स्टेट में बैक पाइप बॉन्डिंग पॉसिबल होती है। तो मेटल के पास मेटल जो है वो लो ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए, जैसे यहाँ पर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, जबकि हमें पता है 3D सीरीज के एलिमेंट। तो हम बैक पाइप बॉन्डिंग की कंडीशन पे बात करते हैं कि आपके पास मेटल लो ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे देखो तो मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 आ रहा है, जबकि आपको पता है कि 3D सीरीज के एलिमेंट +2 से लेकर +1 से लेकर के +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, जबकि यहाँ पर ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 है। और 0 होने के बावजूद भी ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि बैक पाइप बॉन्डिंग की वजह से ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है। और जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में भी कैसे स्टेबलाइज कर जा रहा है, क्योंकि हमने तो अभी तक क्लास 12 से सीखते हुए आए हैं कि +1 से +7 तक शो करते हैं 3D सीरीज के एलिमेंट, क्योंकि जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में होने के बावजूद भी इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी जिसे वो वापस कर पाएगा, और बैक पाइप बॉन्डिंग के बाद मेटल और लिगेंड के बीच डबल डबल बॉन्ड बना पाएगा और कॉम्प्लेक्स को स्टेबल कर पाएगा। इसलिए मेटल का लो ऑक्सीडेशन स्टेट में होना नेसेसरी है। और दूसरा, लिगेंड शुड बी पाई एक्सेप्टर, लिगेंड शुड बी पाई एक्सेप्टर। पाई एक्सेप्टर वो होंगे ऐसे लिगेंड जिनके पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, जिनके पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, CO टाइप, दो जिनके पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं तो पाई बॉन्ड होते हैं, तो इनके पास MOT के अकॉर्डिंग पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी होंगे। और पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होंगे तो पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल वाले अच्छे एक्सेप्टर होते हैं और सिग्मा स्टार के कंपैरिजन में, इसलिए वो बहुत अच्छे एक्सेप्टर होगा। और बैक पाइप बॉन्डिंग होगी, बैक पाइप बॉन्डिंग होगी तो कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा, CO की IR फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर जाती है। मैंने आपको बहुत सारे टॉपिक पूरी यूनिट कवर कराने की कोशिश करी है, होप आप लोगों को समझ आया होगा। ये पूरी यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और आप इसे समझेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो ये पूरी यूनिट को कवर कर देगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, सबसे ज़्यादा मार्क्स कवर करती है। होप आप लोगों को समझ आएगा। कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे कॉल करके बता सकते हैं, कोई भी किसी भी टॉपिक पे डाउट होता है तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट में भी अपने डाउट को रख सकते हैं। बाकी होप आपको ये सब समझ आया होगा। बाकी फिलहाल जी लो अपनी ज़िंदगी, नेक्स्ट यूनिट में पिएंगे आप लोगों का खून। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।